हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 10th ऑफ जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 सेंटर हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जुलाई 2024 में केंद्र ने निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत मानकों और नियामक ढांचे के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपके ऑप्शन हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन या फिर नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी इफिशियंसी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्र ने जो हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए हैं वो जारी किए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। आप यहाँ देख सकते हैं। according to the Ministry of New and Renewable Energy, the scheme will be implemented till the fiscal year 2025-26 at a total budgeted outlay of 200 crore rupees. So the scheme will be implemented by the National Institute of Solar Energy. And this scheme will assist in identifying the gaps in the current testing infrastructure for the parts, technologies, and procedures that make up the value chain of the green hydrogen and its derivatives. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 4th of January 2023 को with an outlay of over 19,700 crore rupees up to financial year 2023 and 30. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, where was the 24th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization held? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं तेहरान ईरान, अस्ताना कजाकिस्तान, बीजिंग चाइना या फिर न्यू दिल्ली इंडिया। संघाई सहयोग संगठन जो है उसकी 24वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन किया गया अस्ताना कजाकिस्तान में। आप यहां देख सकते हैं। The 24th SCO Heads of State meeting was held on July 4th, 2024 in Astana, Kazakhstan. And it was hosted by the President Takayev. The summit admitted Belarus as the 10th full member. Indian Prime Minister Narendra Modi skipped the meeting, represented by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, who reiterated Modi's stance against terrorism. The key leaders, including Putin, Jinping, and Erdogan, attended, emphasizing the priority of combating terrorism and radicalization. SCO की बात करें तो ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था चाइना और रशिया के द्वारा इन 2001. It is the world's largest regional organization in the terms of geographic scope and population, covering approximately 80% area of the Eurasia and 40% of the world population. As of 2023, its combined GDP based on PPP was around 32% of the world's total. आपने देखा कि इसको स्टैब्लिश किया गया है 2001 में और इसका सेक्रेटेरिएट है बीजिंग चाइना में। शुरुआत में जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं उनमें 5 कंट्रीज रही हैं जिनको संघाई 5 के नाम से जाना जाता है। उनमें शामिल है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। In June 2001, the leaders of these nations and Uzbekistan met in Shanghai, and then they organized a meeting for maintain deeper political and economic cooperation.
और फिर 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन हुए थे। ईरान ने ज्वाइन किया था एससीओ को 2023 में, और हाल ही में एससीओ का 10th मेंबर बना है बेलारूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the full form of Nirman as per the Uttar Pradesh Nirman Bill 2024, which aims to establish special investment regions across the state to promote industrial activities? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के अनुसार निर्माण का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करना है। यहाँ पर आपसे निर्माण का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, second, nodal investment region for manufacturing area, and third, new industrial region for manufacturing या फिर national initiative for rural manufacturing। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो निर्माण का फुल फॉर्म है नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया। आप यहाँ देख सकते हैं। So, Uttar Pradesh government has passed the draft of Uttar Pradesh Nodal Investment Region for Manufacturing Area Bill 2024. And its aim is to boost UP's economy towards becoming a $1 trillion economy. The bill aims to create special investment regions to attract domestic and international investors. At least 4 special investment regions will be established across different geographical areas in UP, utilizing the state's 20,000 acre land bank. So similar acts are already implemented in Gujarat, Rajasthan and Karnataka, and UP will be the 4th state to enact such law. And SIRs facilitate cluster development and decentralize administrative powers to promote ease of doing businesses. So आप ध्यान रखेंगे कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को डेवलप करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले जिन 3 राज्यों ने इसको इंप्लीमेंट किया है वो है गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The 46th session of the UNESCO World Heritage Committee in July 2024. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जुलाई 2024 में भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहाँ पर करेगा? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर लद्दाख। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया इज सेट टू होस्ट द 46th session of the UNESCO World Heritage Committee in New Delhi from 21st of July to 31st July 2024. And the event will take place at the Bharat Mandapam in Pragati Maidan, New Delhi. Over 2,500 delegates from state parties, advisory bodies, senior diplomats, heritage experts, scholars, and researchers from 195 countries will attend. The Archaeological Survey of India is organizing the event, and Prime Minister of Modi is expected to inaugurate the session on 21st of July. So the UNESCO World Heritage Committee session will focus on evaluating and deciding the inscription of new sites on the World Heritage List and reviewing the conservation status of existing sites. तो आप ध्यान रखेंगे 46th सेशन जो होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What type of study has Chandrayaan-3's Pragyan rover conducted at Moon's South Pole? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस प्रकार का अध्ययन किया है?
आपके ऑप्शंस हैं जियोलॉजिकल मैपिंग, मेटीरियोलॉजिकल एनालिसिस, बायोलॉजिकल सर्वे या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो चंद्रयान 3 का जो रोवर था प्रज्ञान, उसने वहां पर जियोलॉजिकल मैपिंग की है। आप यहाँ देख सकते हैं। So Chandrayaan-3 mission led by India reveals significant findings about lunar surface at moon's south pole. And Pragyan rover's data analysis unveils insights into distribution and origin of rock fragments, advancing lunar geology understanding. So rover deployed by Vikram lander on August 23rd, 2023, transferred 103 meters during its lunar exploration. Findings highlight increased number and size of rock fragments 39 meters west of landing site Shiv Shakti Point named by Prime Minister Narendra Modi. The exploration focused on Nectarian plains between Manginus and Bogolowski craters, area of scientific interest. So Chandrayaan-3 achieved India's first soft landing on lunar south pole and marked fourth global soft landing on moon following Soviet Union, US and China. और आप ध्यान रखेंगे चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट रहा है उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Global conclave on plastic recycling was recently held at Bharat Mandapam in New Delhi. So what is the expected value of India's plastic recycling industry by 2023? By 2033? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर ग्लोबल कॉन्क्लेव हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि 2033 तक भारत के प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग की अपेक्षित वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं $5 बिलियन, $6.9 बिलियन, $7.5 बिलियन या फिर $8.2 बिलियन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये रहा है $6.9 बिलियन। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडियाज प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच 6.9 बिलियन बाय 2033, and this growth is driven by the government initiatives and a robust existing recycling rate of approximately 60%. The Global Conclave on Plastic Recycling and Sustainability focuses on plastic waste management and recycling, and the conference aims to address critical issues and promote circularity in the plastic industry. And this event is jointly organized by the All India Plastics Manufacturers Organization and Chemicals and Petrochemicals Manufacturers Association. सो आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।